को जनता समझ चुकी है। 12 के 12 बीजेपी जीतेगी। और आपने पूछा आप क्या जीत पाएंगे, मैं कह रहा हूं भैया मेरी बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना कैंडिडेट घोषित करेगी वो योग्य होगा। मैं कौन होता हूं, मेरे जैसे और भी योग्य लोग हैं, तो किसी को भी टिकट मिलेगा, हम सब ताकत लगाएंगे और वो भी जीतेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, ये कहना तो फिर वो होगा कि मैं अपना भूमिका, पार्टी जीतेगी, पार्टी जिसको योग्य मानेगी, जिसको टिकट देगी वो 110% जीतेगा। आप लिख के ले लीजिए, 12-0 से हम जीतेंगे, 12-0 से जीतेंगे। कैंडिडेट्स कोई भी हो, कमल का फूल जब लड़ेगा तो उसके सामने झाड़ू नहीं टिकेगी, 12-0 से जीतेंगे। मैं कोई अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा कि मैं ये बोलूं कि मैं आ गया तो मैं ये कर दूंगा कुछ अलग। खाते से बाहर कांग्रेस बिल्कुल है ही नहीं। मुझे तो लगता है 12 में से अगर वो लड़े भी, पहली बात तो 12 पे वो लड़ेंगे भी नहीं, कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, और अगर वो लड़ेंगे तो सब पे जमानत जब्त होगी। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी होगी। आम आदमी पार्टी की करनी कथनी सब 11 सालों में दिख गई है, कुछ नहीं। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ आज एक खास मुलाकात। शंकर भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। मैं पहले स्वागत करता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके साथ ही आपके जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, जो आपके इस चैनल को, जो कि सबसे विश्वसनीय चैनल है दक्षिण दिल्ली और या मैं कहूँ पूरी दिल्ली में, और इसको जो कई विगत वर्षों से लगातार देखते आ रहे हैं और आप पे प्यार भरोसा जताते आ रहे हैं, उन सबको भी मेरा हृदय की कोटि से नमन। शंकर भट्ट जी के बारे में थोड़े से जानकारी आपको दे देते हैं। शंकर भट्ट जी दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं, बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, बीजेपी में अभी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। दक्षिणी दिल्ली की तरफ से उत्तराखंड प्रकोष्ठ के ये संयोजक है, और पदवी में होते के साथ साथ अच्छे संगठन कुशल कार्यकर्ता भी हैं। अभी बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव को मद्देनजर बात करेंगे, सीधी बात में करूंगा, ज्यादा घुमाऊंगा। सीधी सी बात है, हमारे साथ शंकर भट्ट जी वार्ड नंबर 163 संगम विहार ए से ताल्लुकात रखते हैं, निवासी भी हैं यहीं पे। किस तरीके से सोचते हैं, क्या इनकी पढ़ाई रही है, किस तरीके से राजनीति में आए हैं, बहुत सारी बातें हैं। शुरू करते हैं। शंकर जी, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप दिल्ली कब आए या यहीं पे पले बड़े हैं, किस तरीके से अपनी रहन सहन, अपने पर्सनल निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं दिल्ली में ही पैदा पला बड़ा हुआ हूं, और इस क्षेत्र में जहां आप बैठे हैं अभी मेरे निवास स्थान पे, जो कि वार्ड 163 ए में ही आता है, इसमें भी मुझे रहते हुए मुझे लगता है 32 से 34 साल हो गए, क्योंकि जब मैं 6-7 साल का था तब मैं यहाँ आया था। तो एक मैंने इस वार्ड को, इस संगम विहार को मैंने तब देखा है जब एक गली में 2 घर होते थे, खुला एरिया था और बहुत चीजें थी। तो इस वार्ड में ही पले बड़े हैं। जहां तक बात रही मेरी शिक्षा दीक्षा की, तो मैंने 10वीं और 12वीं लोधी रोड से DCR या इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से की है। उसके बाद मैंने कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया है भगत सिंह मॉर्निंग से। उसके बाद MCOM किया है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने MBA किया MIT यूनिवर्सिटी से, जो कि MBA मेरा ड्यूल स्पेशलाइजेशन था, फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस। फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने MBA की डिग्री ली। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो मुझे लगता है कि एक अचीवमेंट थी, कि मैं उस वर्ष गोल्ड मेडलिस्ट था, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उस पर्टिकुलर थीम में, बैच में मैं टॉपर था। तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, और आदरणीय स्वर्गीय राम जेठमलानी जी उस समय जो है, और उन्होंने मुझे कन्वोकेशन सेरेमनी में वो डिग्री दी थी। उसके बाद फिर मैंने एक्सिस बैंक ज्वाइन किया। मैं बैंकर रहा 7-8 साल, और जब मुझे लगा कि भी एज ए बैंकर में मेरी जो एक इच्छाएं हैं या जिस फील्ड में काम करेंगे तो वो नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने बैंक से जॉब छोड़ी। उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया, और मैं स्टॉक मार्केट में सब ब्रोकर बना। मैं NSE, BSE, MCX, NCDX में रजिस्टर्ड ब्रोकर है, अपनी फर्म है, अपनी कंपनी है। उसके अलावा हम सभी तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, म्यूचुअल फंड में, मतलब जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में हैं, हम उन सब में हमारी फर्म डील करती है। बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है, आपको पहले से भी जानकारी है। मगर ये तो चलिए पर्सनल इनके। उसके बाद मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब मैंने ये बैंक जॉब छोड़ी बैंक की, उसके बाद फिर से मैंने अपनी शैक्षणिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैंने MPhil भी किया, और मैं PhD स्कॉलर भी रहा हूँ।
और एमफिल मैंने किया इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च, मेरा सब्जेक्ट था, जो मेरी थीसिस थी वो इस पे थी, वो भी मैंने अच्छे से किया। तो शैक्षणिक योग्यता सिर्फ इसलिए कि मेरा मन लगता है, ज्ञान के प्रति मैं बड़ा जिज्ञासु रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, और आप भी बहुत रहते हैं, आपसे कई बार इस बारे में चर्चा भी हुई। तो कुल मिला के सिर्फ इसलिए था, शैक्षणिक योग्यता का मैं भी समझता हूँ कि राजनीति से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। तो लेकिन क्योंकि आपने पूछा तो मैंने कंप्लीट जानकारी दी कि मैं बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, एमबीए, एमफिल और पीएचडी स्कॉलर हूँ। और मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को, हालांकि नहीं रहती, रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि किसी भी समाज के तबके में अगर कोई पढ़ा लिखा वर्ग है तो उसको राजनीति में सक्रियता बढ़ानी चाहिए और उन लोगों को आना चाहिए, उससे चीजें आसानी से हल होती हैं। चलिए, अब आपने एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा पसंद करते हैं, खुद एजुकेटेड पर्सन हैं, मगर अब ये कैरियर बड़ा लंबा आपका चला है और अभी इसी के तर्ज पर आपके बिजनेस भी है और आप एक जो भी काम कर रहे हैं अर्निंग प्रोसेस में, आप वो कर ही रहे हैं केवल योग्यता के आधार पर, राइट? अच्छा, अब पूछते हैं कि भाई अगर आप इतना एजुकेटेड थे, अभी भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग है, राजनीति में रुचि रखना, राजनीति में आना किस तरीके से आपके माइंड सेट में आया और राजनीति में किसको आप प्रेरणा स्रोत मान के आए या खुद में प्रेरित होके आए, या ऐसा क्या विजन दिखा? और भी पार्टियां थी, मैं तो यही पूछूंगा, कांग्रेस भी थी, बहुत पुरानी पार्टी, स्टार्टिंग पार्टी यही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी का उत्थान भी हुआ, बीजेपी भी है, तो अन्य पार्टियों में से आपने इसको क्यों चुना? कहाँ से प्रेरणा मिली कि भाई राजनीति में आए और फिर राजनीति करें, और राजनीति में फिर अभी आपकी जिम्मेदारी भी अभी बनी हुई है, तो किस तरीके से राजनीतिक सफर आप बताएं? देखिए, सबसे पहले तो आपने प्रेरणा की बात की, तो वो विद्यार्थी जीवन से ही मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे हम जुड़े, एज ए कार्यकर्ता ही जुड़े। एबीवीपी में मेरे पास कोई संगठन की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं संगठन से एज ए कार्यकर्ता जुड़ा, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो विचारधारा थी, जो उनका राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के प्रति जो उनकी विचारधारा थी, देश प्रथम का जो उनका नारा था, उससे मैं प्रभावित हुआ और वहां से जुड़ा हुआ। लेकिन जब मैं अपनी बैंक की जॉब में था और उसके बाद मैंने जब राजनीति का अध्ययन करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी राजनीति में आ जाते हैं जो मुझे लगता है कि जिनको नहीं आना चाहिए। कुछ गलत और असामाजिक तत्व जो आ जाते हैं, जो सिर्फ पैसे के दम पे आ जाते हैं, खास शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, वो भी आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि शंकर भट्ट, जब तुमने इतनी पढ़ाई की है, इतना तुम्हारा वो है और छात्र संघ से भी जुड़े हुए हो, तो तुम्हें भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो उसकी शुरुआत हुई, और जाहिर सी बात है, मैं एबीवीपी से जुड़ा था तो मुझे भाजपा से ही जुड़ना था। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो मैं हमेशा देखता आया हूं कि जो सिद्धांतों की बात करती है, जो राष्ट्र की बात करती है, जो देश की बात करती है, जो ये कहती है कि व्यक्ति से पहले संगठन है और संगठन से पहले भी देश है, यानी राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र के लिए संगठन को भी निछावर किया जा सकता है और संगठन के लिए व्यक्ति विशेष को भी निछावर किया जा सकता है। तो राष्ट्र सर्वोपरि का जो नारा है, राष्ट्रीय विचारधारा से हम ओतप्रोत हैं। और सबसे पहला काम मैंने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में किया, उसमें भी मैं संयोजक रहा दक्षिण दिल्ली में, रूबी यादव जी के नेतृत्व में। उसके बाद मैं युवा मोर्चा में जुड़ा, युवा मोर्चा में मैं दक्षिण दिल्ली जिले का प्रवक्ता रहा, और उस समय हमने कई धरने प्रदर्शन, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और जितना मुझसे हो सकता था सोशल मीडिया पे और जहां भी मुझे मौका मिला, मैंने अपनी वाणी से जो है पार्टी के माहौल बनाया पक्ष में, और कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और अभी वर्तमान में जो है उत्तराखंड प्रकोष्ठ का मुझे संयोजक बनाया गया है। मेरे संयोजक बनने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया, इस पूरी दक्षिणी दिल्ली में जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग थे, उनको एक किया, 19 मंडलों का गठन किया। आज हमारे 19 मंडल हैं जो फंक्शन में हैं, काम कर रहे हैं। और उसी तरह मैंने 5 विधानसभाएं जो साउथ दिल्ली में पड़ती हैं, उनमें संयोजक तो मैं खुद था, सह संयोजक भी बनाए। तो एक फुल फ्लैश उत्तराखंड प्रकोष्ठ की टीम बनाई। उत्तराखंड राज्य का चाहे वो स्थापना दिवस हो, अभी 9 दिसंबर आने वाला है, या हमारा उत्तरायणी मकरेणी का पर्व हो, या उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी सांस्कृतिक, कल्चरल या कोई भी ऐसी चीजें हो, उनमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और प्रकोष्ठ को जो बारे में जो कहा जाता था कि प्रकोष्ठ सिर्फ औपचारिकता बस बना दिए जाते हैं, तो जितने भी हमारे 45-46 प्रकोष्ठ हैं, आपको जान के हैरानी होगी, उन सब में अभी उत्तराखंड प्रकोष्ठ एक प्रभावी भूमिका में है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों की संख्या
अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से कहूं तो पूर्वांचल के बाद दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन दिल्ली में भी, और यहाँ का आंकड़ा आप निकालेंगे वार्ड 163 का तो यहाँ पर भी पूर्वांचल के बाद उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी है जो कि लॉयल है भाजपा के लिए। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। शैक्षणिक भूमिका बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, यहीं से पैदा पला बड़ा हुआ हूँ, अच्छा बोल पाता हूँ, जो मुझे लगता है लोगों ने भी कहा। तो मुझे लगता है ये सब चीजें जरूरी हैं। और तीसरी बात ये है कि इस वार्ड से एक अपनी दावेदारी करने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग आपने सुना था डेस्टिनेशन टूरिज्म होता था, डेस्टिनेशन वेडिंग होती थी, लोग मिलके जा रहे हैं ऋषिकेश में शादी कर रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, इस वार्ड 163 को कुछ लोगों ने डेस्टिनेशन पॉलिटिज्म बना दिया है। रहते हैं दूसरी विधानसभाओं में, रहते हैं दूसरी लोकसभाओं में, रहते हैं दूसरे वार्डों में, और यहाँ आते हैं डेस्टिनेशन पॉलिटिक्स करने। जीतते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, जो भी करते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं। फिर चुनावी माहौल बनता है, फिर वो डेस्टिनेशन टूरिज्म करने फिर यहाँ आ जाते हैं, डेस्टिनेशन पॉलिटिक्स करने, उसको टूरिज्म से अगर आप जोड़ देंगे। तो मुझे लगा कि मैं तो इस वार्ड में पिछले 35 साल से रह रहा हूँ, यहाँ का पानी, नाली, कूड़ा करकट, पानी भर जाना, घुटनों तक पानी आ जाना, घर में भर जाना, ये भी आप देख रहे हैं। अभी हमने 1 साल पहले ऊंचा कराया, यहाँ पानी भर जाता था, कीचड़, गंदगी, ये सब तो मैंने सहा है ना, मैंने सहा है। तो क्या मेरा हक नहीं है? सबसे पहला तो मेरा हक है ना। कोई दूसरी विधानसभाओं से आके, दूसरी लोकसभाओं से आके, दूसरे राज्यों से आके पैरासूट कैंडिडेट बनके या डेस्टिनेशन पॉलिटिक्स करने आए तो क्या मेरा हक नहीं है? मैं 35 साल से ऑन रिकॉर्ड यहाँ रह रहा हूँ, कितनी ही चुनावों में हम वोट डाल चुके हैं, संगठन में लोगों को लड़वा चुके हैं। तो मुझे लगा मेरा भी हक है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये सभी का हक होता है। हर कार्यकर्ता का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि वो भी एक दिन चुनाव लड़े और संगठन में या संवैधानिक पद पर जाए। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा गलती नहीं है। अब इच्छा शक्ति आपने जाहिर की, अब सीधी बात करते हैं। अब वार्ड नंबर 163 अगर आप देख रहे हैं या इसमें आप इच्छा शक्ति बनाए हुए हैं कि भाई अगर हमें संवैधानिक पद की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़े तो हम आएंगे। अब अगर यहाँ पर मैं पूछूं कि भाई क्या आपने संगठनात्मक लोगों से, संगठन में शीर्ष नेतृत्वों को इस प्रकार की विचारधारा के साथ अवगत कराया है, नहीं कराया है अब तक? ये एक बड़ी बात है। उसके बाद फिर क्षेत्रगत जनता के साथ कितना आपका जुड़ाव है, ताल्लुकात है, खासकर चुनाव को मद्देनजर कि भाई मैं शंकर भट्ट हूं, मैं तो यहाँ रहता हूँ, जैसे जाहिर सी बात है 32 साल का आपने रिकॉर्ड बताया। तो क्या लोगों के पास आप पहुंच गए हैं, इस चुनाव को आप लड़ेंगे, इस तरीके से इच्छा जाहिर कर चुके हैं? क्या ऐसी उम्मीद है कि भाजपा से टिकट आपको प्राप्त हो सकता है? क्या भाजपा आपके बारे में विचार कर सकती है? क्या इस परिप्रेक्ष्य में आपका एक ओपिनियन जानना जरूरी है। उसके बाद फिर मैं दलगत राजनीति के ऊपर आऊंगा। अभी दलगत राजनीति के ऊपर मैंने बात नहीं करी है। पहले इंटेंशनली आपने अपने बारे में बताया, आपकी राजनीतिक कैरियर के बारे में बताया। अब मैं चाहता हूं कि टिकट के संदर्भ में डायरेक्ट बात है कि भाई टिकट और आपको एक मनोनीत या एक भावी प्रत्याशी के रूप में आप लोगों से कितने जुड़े, शीर्ष नेतृत्व से कितने जुड़े, आप अपनी बातें कहां तक पहुंचाए? देखिए, सबसे पहले तो आपने कई सारे क्वेश्चंस का एक बंच बना दिया, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, आपने ये कहा कि क्या आपने शुरुआत कहाँ से की, किसको बताया। देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी इस तरह की प्रक्रिया में आते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं परिवार से। परिवार हमारी सबसे प्रथम इकाई है। तो परिवार को मैंने ये इच्छा जताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं संगठन का एक सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ, पिछले 10-12 साल से लगातार रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, सबको पता है। परिवार ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, छोटा सा चुनाव है और आप इसी वार्ड में इतने साल से रह रहे हो, तो आपको एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात संगठन के फोरम पे रखनी चाहिए। तो मैं परिवार मान गया। उसके बाद सेकंड कौन आता है? समाज आता है। आप जिस विचारधारा से, जिस राज्य से, जिस परिवेश से, जिस माहौल से जुड़े होते हैं, तो मैंने अपने उत्तराखंड समाज के जितने बुद्धिजीवी थे इस वार्ड में, बगल वाले वार्ड में, इधर वाले वार्ड में,
दोनों विधानसभाओं में उनसे पूछा। जितनी हमारी संगठन और समितियां थी, कम से कम 10 से 12 संगठन और समितियां हैं जो समय समय पर अच्छे काम कर रही हैं, उसके जो बुद्धिजीवी लोग थे, मैंने उन सब से पूछा और सबने एक स्वर में, एक मत में हामी भरी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने रात को सपना देखा और सुबह मैंने बोला मैं कैंडिडेट हूं। एक प्रॉपर उसकी मीटिंग हुई, समाज बैठा और समाज ने तय किया कि ठीक है, हमें एटलीस्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी दावेदारी रखनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि हम लड़ेंगे ही, वो तो एक प्रक्रिया होती है, और भी लोग वो करेंगे, और जो जिस पार्टी या संगठन हमसे बुद्धिजीवी लोग वहां बैठे हैं और जो भी वो डिसाइड करेंगे हम उसके साथ हैं। बस हमने उनके सामने ये बात रखनी है। और आपने पूछा कि कहाँ रख रहे हैं, मैंने अपनी जिला अध्यक्षा को बता दिया है, मैंने मंडल अध्यक्ष को बता दिया है, प्रभारी सह प्रभारी, और भी जो हमारा फोरम होगा उसकी जो हायरार्की होगी, मैं वहां प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं तो मैं तरीके से अपनी बात रखूंगा बिना किसी हल्ला मचाए। और उसके बाद मैं उनको भी ये सिर्फ अपनी प्रार्थना रख रहा हूं कि मैं पिछले 32 साल से यहाँ रहता हूँ, यहाँ के हर सुख दुख, संकट, परिस्थिति, परेशानियों को मैंने झेला है। विगत 15 दिन 20 दिन पहले जो पानी की समस्या थी वो मैं भी झेल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं दूसरी विधानसभा में रह रहा था और मैं यहाँ आ रहा था, तो मैं तो झेल रहा था, मैं तो हर चीज झेलता हूँ। बांध रोड पे जब कीचड़ भर जाता है तो मैं झेलता हूँ। तो मैंने उनको अपनी बात रखी और मैंने उनको कहा कि अगर आप मेरे को कंसिडर करेंगे तो मैं एक प्रभावी भूमिका में लड़ पाऊंगा, और शायद जनता और जो हमारा इस वार्ड का कार्यकर्ता है वो एक कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 32 साल से मुझे देखा है कहीं ना कहीं। अब रही बात एक आम जनता से जुड़ने की, देखिए आम जनता वार्ड है, 56,983 वोटर हैं। अब मैं अगर अतिशयोक्ति ना हो तो मैं कहूं कि 20-30 हजार लोग तो व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे। अब सर्वे में क्या निकल आता है, सर्वे किस तरह से मैनेज कराए जाते हैं, सर्वे किस तरह से मैनिपुलेटेड होते हैं, वो एक अलग चीज है। आप पोस्टर, वार्ड और होर्डिंग लगा के कितना माहौल होते हैं अलग। कई आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके होर्डिंग बहुत कम है, वो मैंने जानबूझ के कम लगाए हैं क्योंकि ये मेरा घर है भाई। घर में अपने परिवार के सदस्यों को नहीं है साहब। मैं कहता हूं कि मैं नेता बनना चाहता हूं, मैं कहता हूं और उसके लिए मैं पोस्टर लगा के उन्हें बताऊं। 32 साल से उन्होंने मुझे देखा है, उन्होंने मुझे उठते बैठते देखा है। नारी बाबा का में आप विश्वास नहीं करता सर, नहीं दूसरे क्षेत्र में मैं भी जाता तो मैं भी करता, लेकिन इस क्षेत्र में क्या जरूरत है। ये चर्च कॉलोनी में हमने क्रिकेट खेला है, ये खाली होता था। नारी बाबा में हम पहाड़ी में बेड़ तोड़ने जाते थे, इन गलियों में मैंने क्रिकेट खेला है। वो मैं आ रहा हूं मैं उस वो काम वो आपको फायदा करेगा चुनाव लड़ने के टाइम पे। मेरा सवाल जो था वो मेरे को मिल गया है जवाब कि भाई आप संगठन के शीर्ष नेतृत्व के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और समिति जो भी आगे तक आप पहुंचा। एक बात और चाहूंगा अगर आप सुनेंगे, देखिए होना यही चाहिए कि हर व्यक्ति जो पार्टी से जुड़ा है और अपनी बात रखना चाहता है वो फोरम पे रखे। मैंने अपनी बात फोरम में जो हायरार्की है हमारी, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी या जिले वार्ड में, मैंने सबको पहुंचा दी। वही तरीका होता है। अब अगर उनको लगता है कि इस व्यक्ति में दम है, हाँ नहीं एक मिनट, उसमें इस व्यक्ति में वो है तो उसको एक्सपोजर अभी नहीं दे सकते। आपका कर्तव्य और आपने प्रोसेस फॉलो किया, बस यहीं तक। ये सवाल का मुझे लगता है कि आंसर भी यहीं तक ही होना चाहिए, बाकी काम उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वादा और कर रहा हूँ आपसे भी और सभी लोगों से भी। लोग कहते हैं कि भाई अगर आप वो नहीं, देखिए ये सिर्फ एक प्रक्रिया के तहत हमने आवेदन किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहेंगे। उनकी विचारधाराओं से वो करेंगे। चुनाव लड़ना हमारा प्रोफेशन नहीं है, ना हमें उससे कुछ कमाना है। हम दाल रोटी से संतुष्ट हैं, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। पार्टी जिसको भी ABCDEF जिसको भी चुनेगी, हम उसके साथ पूरी ताकत से, तन मन धन से लगेंगे। वो जाना ही पड़ेगा। मैं भी बता दूं आपको, क्योंकि संगठन की विचारधारा मैं भी अवगत हूं। मैं आम आदमी पार्टी के विचारधारा के साथ भी अवगत हूं, मैं कांग्रेस की विचारधारा से भी अवगत हूं, बीजेपी के विचारधारा के साथ भी अवगत हूं। तो बीजेपी में ज्वाइन जब कोई इंसान कर लेता है तो संगठन का मुख्य उद्देश्य अंत्योदय यानी कि अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया जाना चाहिए। और ये एक पर्टिकुलर वार्ड के ऊपर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसी के ऊपर हमें अडिग रहना चाहिए। क्योंकि अब मैं धरातल पर आता हूँ, ये 2-3-4 बढ़िया सवाल का जवाब मिल चुका है जनता को। अब फाइनल स्टेज में ये आता हूँ कि जब आप चुनाव लड़ने उतरेंगे, तब वो टिकट हो जाती है, तो मुद्दे क्या आपने रख रखे माइंड में। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इस पूरे विधानसभा में,
क्या 163 वार्ड में जिस प्रकार से परिस्थितियां आप गिना रहे थे, नाली, सड़क, बिजली, पानी, असुविधाएं, अव्यवस्थाएं इत्यादि को आप भी झेल रहे हैं, ये वो, तो कुल मिला के कुछ मैनिफेस्ट भी होगा आपका। तो वो घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, घोषणा पत्र चुनाव में सबसे बड़ी चीज होती है। लोगों की कुछ राय ले ली जाती है, कुछ धरातल पर सर्वे से एक्वायर किया जाता है, उसके बाद अपनी कुछ बुद्धिमत्ता के साथ उसमें एडिशन किया जाता है। कुल मिला के 20, 25, 50 पॉइंट जिसको जितनी इच्छा के अनुसार वो डालता है कि अगर हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे। तो अब आपके ऊपर आते हैं कि अगर आप टिकट लाते हैं तो आप जनता को क्या क्या वादे के साथ जाएंगे और क्या क्या करेंगे, क्या क्या आपने सर्वे करके देखा है, क्या क्या मन में है। और मैनिफेस्टेशन के ऊपर आते हैं क्योंकि घोषणा पत्र ही बहुत जरूरी है, उसी के आधारित आप चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी को कंबाइंड करके बोले, ताकि 11 साल पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, अब फिर दोबारा से है, अब आप फंस चुके हैं, अब ये चुनाव का एक छोटा सा मौका भी है। आपका घोषणा पत्र क्या होगा, क्या कमी है, क्या बेसी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, तो वो मेरा घोषणा पत्र नहीं रहेगा। हम क्योंकि क्षेत्रीय निवासी होने के नाते पार्टी फोरम में रखेंगे, हमसे पूछा जाएगा और भी लोगों से पूछा जाएगा, पार्टी का घोषणा पत्र होगा। अपना मेरा ये है क्योंकि मैं तो रहता हूँ, मुझे है ना, तो मेरा क्या है कि यहाँ की नालियां जाम है, हमारा जो मेन कनेक्टिविटी है इस बांध रोड से है, चाहे वो वार्ड में कहीं भी रहता हो, F3 में रहता हो, नारी बाबा रहता हो, केसंग रहता हो, हरिजन बस्ती रहता हो, चर्च कॉलोनी, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के बांध पे आता है। बांध की आप हालत देख रहे हैं, 2016 में टेंडर हुआ था, उस टेंडर के अकॉर्डिंग भी जो प्रपोजल थे वो पूरे नहीं हुए, ठीक है। और सड़क का क्या हाल है आप देखते हैं, गलियों का क्या हाल है, कुछ गलियां बन गई थी, क्रेडिट उनको ही जाता था जिनका आप नाम ले रहे हैं, विपक्षी पार्टी जो आज है, जो पहले सत्ता में थी, लेकिन उन्होंने ही सीवर के नाम पे उन गलियों को तोड़ फोड़ दिया। छोटा सा पाइप उन्होंने सीवर का डाला, उस समय भी हमने ये कहा था कि ये बेवजह आप पैसे की बर्बादी मत कीजिए, ये तो जब कनेक्ट होगा बड़ी लाइनों से तो ये ओवरफ्लो मारेगा, ये वापस घरों में जाएगा या सड़कों पे जाएगा। नहीं मानी गई, वो आज डाला। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, गलियां सारी टूटी हुई हैं, कचरा का काफी हद तक निवारण हो गया है क्योंकि हमारे निगम पार्षद थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, वो निवारण हो गया। बिजली की हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो सड़क के बाद, सड़क वाली अव्यवस्था के बाद आता है, वो पानी का है, और मैं तो कहूंगा ये पहला मुद्दा है। सड़क से भी आदमी झेल लेगा, हम तो पिछले 32 साल से झेल रहे हैं। पानी नहीं है बॉस, पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोग प्राइवेट टैंकरों का पानी मंगाते हैं और वो उस कीमत पे मंगाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और मुझे लगता है भारत, मोदी जी का सपना है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना, और भारत जैसे देश में जो आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, एक वार्ड में या एक विधानसभा में लोग आज भी पानी जैसी बेसिक चीजों के लिए तड़प रहे हैं। हमें तो लड़ना चाहिए था कि बड़े अच्छे स्कूल क्यों नहीं है निगम स्तर पे, अच्छे पार्क क्यों नहीं है निगम स्तर पे, अच्छे बैंक्वेट हॉल क्यों नहीं है, और हम बिल्कुल होगा। और हम किसके लिए लड़ रहे हैं? पानी के लिए लड़ रहे हैं। अब सोचिए। और मैं आपको एक बड़ा आश्चर्यजनक फैक्ट बताऊं कि जब 32 साल पहले मैं छोटा था, 35 साल पहले मैं छोटा था, उस समय भैया हैंडपंप थे, 60 फुट पे पानी था। मतलब हमारा डिमोशन ही हुआ है पानी के मामले में। पहले इतना कीचड़ नहीं होता था, सड़कों के मामले में भी हमारा डिमोशन हुआ है। तो मुझे पूरा वो है। और देखिए, एक व्यक्ति के अंदर अगर इच्छा शक्ति हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पीपीपी मॉडल बनता है, बाकी मॉडल बनते हैं, आवाजें उठाई जाती हैं। दम व्यक्ति में होता है। आप सरकार में हैं, विपक्ष में, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप में कितना दम है उससे फर्क पड़ता है, उससे योजनाएं आती हैं, और कई योजनाएं पीपीपी मॉडल के तहत भी की जाती हैं। अब उसके लिए आप उस तरह के योग्य तो हो, आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो हो। हमने तो एमबीए में वही चीज पढ़ा है, वही मैनेजमेंट पढ़ा है। वो माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर एक मैक्रो मैनेजमेंट लेवल पे वो चीजें पढ़ी हैं कि सरकार आपका साथ ना दे, व्यवस्था आपका साथ ना दे, सत्ता आपका साथ ना दे, तो भी आप कैसे जनता की भागीदारी से, जनता की सहभागिता से पीपीपी मॉडल के तहत काम कर सकते हैं। वार्ड बहुत छोटा है, योग्य व्यक्ति अगर आएगा तो, और उसमें इच्छा शक्ति होगी तो काम होगा। मुद्दे आपने गिनाए हैं तो मैनिफेस्ट में वो रहेंगे, घोषणा पत्र में ये इंक्लूडेड रहेंगे। चलिए, मान लिया। अब विपक्ष की बात ना करें तो मजा नहीं आएगा। चुनाव आप लड़ेंगे तो सामने और पार्टी के, अन्य पार्टी के भी रहेंगे, आम आदमी पार्टी के भी रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे। तो आप किस तरीके से उनको पछाड़ेंगे? क्या आप रणनीति बनाएंगे? किस तरीके से विपक्ष को मात दे करके अपनी सीट निकालेंगे? क्या आप निकाल पाएंगे? कॉन्फिडेंस है कि नहीं है?
अगर टिकट देती हो तो भाजपा चाहेगी कि भाई एक सीट निकल करके हमारी आए, ठीक है ना। 12 वार्ड में से 12 का 12 क्लीन स्वीप करने की भी भाजपा सोचेगी। ट्रिपल इंजन की आपकी ही सरकार है, एमसीडी में अभी भी है भाजपा, विधानसभा में भाजपा, और नेशनल पार्टी आपकी भाजपा अभी सरकार भी चला रहे हैं मोदी जी। तो ये 12 वार्ड आपके लिए एक चैलेंज नहीं है, अभी तो आप चाहेंगे क्लीन स्वीप करें। उसमें से 63 को गिन लेते हैं, आसान तो होगा नहीं, घेरे जाओगे आप भी, आपको भी विपक्ष की पार्टी लोग घेरेंगे, वो भी जीतने आए हैं, खेलने के लिए तो वो भी नहीं आए हैं। तो उनके लिए क्या रणनीति है, उनके लिए क्या विचारधारा है, उनके लिए क्या रोड मैप है, और उनको बोलना क्या चाहते हैं, क्योंकि पार्टी उनकी थी, अभी भी है, खासकर इस वार्ड में। तो देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि विपक्ष विपक्ष तो मैं उसको गिनता हूं जो प्रभावी विपक्ष हो। तो विपक्ष है कहाँ यहाँ? कहीं नहीं है। ये तो वो घड़ियाली लोग हैं जो चुनाव के समय में पैदा होते हैं, जिनको इच्छाएं पैदा हो गई, योग्यता नहीं है लेकिन इच्छा है, और लोकतंत्र में इच्छाएं होनी चाहिए। पैसा उनके पास आ रहा है, जिस भी तरीके से आ रहा है, तो उनके लिए तो ये एक बिजनेस है कि इतने लाख का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। कल मैं बैठा था, कोई कह रहा 1 करोड़ लगा देंगे, 1.5 करोड़ लगा देंगे। अरे भैया, क्यों लगा दोगे? 1.5 करोड़ क्यों लगा दोगे? और 1.5 करोड़ लगा के आप जनता का भला कैसे करोगे? और निगम जैसे चुनाव में क्यों लगा दोगे आप 1.5 करोड़? तो विपक्ष है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जब वो सत्ता में थे, 11 साल उनका एक क्रांतिकारी विधायक रहा जो आजकल क्रांतिकारी बनता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें तो जनता ने एक बहुत अच्छी उम्र में एक इतना अच्छा ओहदा दिया था, क्यों नहीं किए ये सब काम? आज तुम एक बहुत अच्छे लेवल पर होते। आपको बताओ, अब तो हाँ, तो गए। ठीक है। अब ये है, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में अभूतपूर्व काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा रोड मैप है, यमुना क्लीनिंग के लिए चीजें हैं, और जितनी सेवाएं हैं, सेवाएं जो सरकार दे सकती है, उन पे काम चल रहा है। ये तो आप जनता को बताएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सारा आप जनता को प्रलोभन दे। मैं तो सीधा कट टू कट में रणनीति पूछूंगा कि सामने जब विपक्ष की पार्टी का नेता गरज रहा होगा, माइक पकड़ के रैलियां निकल रही होगी, तो उनके लिए काट आप उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? क्या आपके पास पावर है, जो शक्ति पावर आप जनता को कन्विंस करेंगे, या उनको जब आमना सामना टक्कर होगा, क्योंकि वो आपके विरुद्ध में बोलेंगे, आप उनको क्या बोलेंगे, वो अभी जरूरी है। भैया, वो कहीं पर भी विरुद्ध बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता समझती है 11 साल वो रहे हैं, 6 महीने हम रहे हैं, तो वो कैसे बोल देंगे कि 6 महीने में चीजें हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी पूरी एक प्रभावी भूमिका केंद्र की, राज्य की, एमसीडी की, सब लोग रहेंगे। 12 की 12 सीटें क्लीन स्वीप होंगी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, विपक्ष को बोल रहा हूँ, और दूसरा बोल रहा हूँ कि वो आपका कोई फायदा नहीं है, आपको जनता समझ चुकी है। 12 के 12 बीजेपी जीतेगी। और आपने पूछा आप क्या जीत पाएंगे? मैं कह रहा हूं भैया, मेरी बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना कैंडिडेट घोषित करेगी वो योग्य होगा। मैं कौन होता हूं? मेरे जैसे और भी योग्य लोग हैं। तो किसी को भी टिकट मिलेगा, हम सब ताकत लगाएंगे और वो भी जीतेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, ये कहना तो फिर वो होगा कि मैं अपना भूमिका। पार्टी जीतेगी, पार्टी जिसको योग्य मानेगी, जिसको टिकट देगी, वो 110% जीतेगा। आप लिख के ले लीजिए, 12-0 से हम जीतेंगे, 12-0 से जीतेंगे। कैंडिडेट्स कोई भी हो, कमल का फूल जब लड़ेगा तो उसके सामने झाड़ू नहीं टिकेगी। 12-0 से जीतेंगे। मैं कोई अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा कि मैं ये बोलूं कि मैं आ गया तो मैं ये कर दूंगा कुछ अलग। खाते से बाहर कर कांग्रेस बिल्कुल है ही नहीं। मुझे तो लगता है 12 में से अगर वो लड़े भी, पहली बात तो 12 पे वो लड़ेंगे भी नहीं, कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, और अगर वो लड़ेंगे तो सब पे जमानत जब्त होगी। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी होगी। आम आदमी पार्टी की करनी कतनी सब 11 सालों में दिख गई है, कुछ नहीं होना है। और आप यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पे जिस चेहरे को भी उतारेगी, हर सीट पे 5-6 प्रोबेबल कैंडिडेट हैं। मैं अपनी ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सबका कह रहा हूं, सब जीतेंगे। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप भी रहते, चाहे वो कोई और रहते मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं, सबके सब जीतेंगे। इतना बेहतरीन कार्य हुआ है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। और जाते जाते मैं तो यही चाहूंगा कि एक छोटा सा प्यारा सा संदेश आपके साथी, सहयोगी, पार्टी, जनता, जो भी आपके मन में एक छोटा सा मोटिवेशनल आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को और संगठन को बोल रहा हूँ कि हमारा ध्येय सेवा करना है। हम जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और आप भी जुड़े, हम क्यों जुड़े? हम सुमित्रा नंदन पंत जी जो हमारे राष्ट्रीय कवि थे, उनकी 2 लाइनें मुझे बड़ी पसंद आती। 2 लाइनों में उन्होंने बोल दिया कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित।
चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। लेने की बात हो ही नहीं रही है भैया, सिर्फ देने की बात हो रही है। हम सब देने के लिए एक दल और संगठन से जुड़े हैं, हम लेना तो चाहते ही नहीं है। वो तो एक प्रक्रिया है। मेरी भी इच्छा हुई कि मेरे को भी इतना समय हो गया एक उसमें आना चाहिए, लेकिन हम लेने की तो बात कर नहीं रहे। और दूसरा, क्योंकि मैं भगत सिंह का फॉलोवर हूं, आप भी हैं मुझे पता है, भगत सिंह के अनुयायी हैं, तो भगत सिंह कहते थे कि इस कदर वाकिफ है, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, मैं इश्क लिखता हूं वो इनकलाब लिखती है। तो हम तो उस धारा के लोग हैं, हम राष्ट्र के लिए जीने वाले लोग हैं, देश के लिए, समाज के लिए। ये टिकट बहुत गौण चीज है, बहुत सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ वाली चीज है। ये तो एक हिस्सा है। पार्टी में 5 लोग हैं, उनको लगता है कि हम चुनाव अरे भैया चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में बोला था कि पार्टियां जीतेंगी, पार्टियां हारेंगी, चुनाव जीतेंगे, चुनाव आएंगे, नए लोग आएंगे, पुराने जाएंगे। ये देश रहना चाहिए, ये संस्कृति रहनी चाहिए, हमारे तीज त्योहार, धर्म, ये सब रहना चाहिए। हम तो क्या है, हम इस ब्रह्मांड की इतनी 8 अरब की आबादी में एक इतना सा हिस्सा है। अगर कोई गलत फहमी में है तो अपनी दूर कर ले। हम ब्रह्मांड की 8 अरब की एनर्जी में 0.1111% भी नहीं है, तो हमें कोई गलत फहमी नहीं है। एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सबके साथ हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ शंकर भट्ट जी थे, संयोजक उत्तराखंड प्रकोष्ठ दक्षिणी दिल्ली। इन्होंने समय दिया। वार्ड नंबर 163 में उपचुनाव को मद्देनजर काफी सारी बातें हुई। इनके कीमती समय के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता जनार्दन चैनल का भी बहुत धन्यवाद। मैं सच बताऊं, पिछले 7-8 साल से जो चीजें आप दिखा रहे हैं, ग्राउंड पे जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को कोई नेशनल मीडिया कवर नहीं करता। ये भी हमारा दुर्भाग्य है। उस कमी को बखूबी आपने पूरा किया है, और बिना किसी लालच लाग लपेट के किया है, बिना किसी स्वार्थ के किया है, विपरीत परिस्थितियों में किया है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको जानता हूं। हैट्स ऑफ टू यू, इट्स अ कमांडिंग थिंग। मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट आती है, क्योंकि कौन दिखाएगा इन सब चीजों को? नेशनल मीडिया तो यहाँ झांकता नहीं है। क्या उसकी मजबूरियां हैं? और उस नेशनल मीडिया से ज्यादा लोकप्रिय आप हैं। मैं एक दिन ऐसे ही दिल्ली आज तक का पेज खोल के देख रहा था, उस पे 4-5 हजार व्यूज थे 3 दिन में, और आपके में 25-30 हजार पहुंचते हैं। तो इससे आपकी लोकप्रियता पता लगती है, और वो लोकप्रियता इसलिए है कि आप निष्पक्ष होकर, विश्वसनीयता के साथ हमेशा चीजों को उठाते हैं। तो जनता जनार्दन मीन्स इस पूरी साउथ दिल्ली में एटलीस्ट एक ब्रांड है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।